अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। और आज की वीडियो में खुश आमदीद। और आज की जो वीडियो है उसमें बेसिकली हम, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, डायग्रामेटिक व्यू में आप देख रहे हैं कि ब्रैकियल प्लेक्सस की ये डायग्राम है। और आज की जो वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज की वीडियो में बेसिकली हम ब्रैकियल प्लेक्सस के रोल को डिफ़ाइन करेंगे, इसके फंक्शंस को डिफ़ाइन करेंगे, और बेसिकली इसकी डिविजन्स कितनी हैं, इसकी ब्रांचेस कितनी हैं, और इसकी वजह से जो हमारी आर्म की मूवमेंट है वो कैसी होती है, और बेसिकली उसका इफ़ेक्ट क्या आता है। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जो ब्रैकियल प्लेक्सस की इंजरी है उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर ब्रैकियल प्लेक्सस को आप देखें कि ब्रैकियल प्लेक्सस है क्या चीज़, तो ब्रैकियल प्लेक्सस बेसिकली एक नर्व का जाल है, एक नर्व का नेटवर्क है, जो बेसिकली हमारे सर्वाइकल रीजन का जो मिड पार्ट है, यानी कि जो गर्दन का एरिया है उसका जो मिडल पार्ट है, जो C5 वर्टिब्रा है, सर्वाइकल वर्टिब्रा, वहाँ से ये स्टार्ट होता है और उसके बाद T1 थोरेसिक जो वर्टिब्रा है वहाँ तक जाता है। तो ये बेसिकली एक नेटवर्क है जो C5 से स्टार्ट होता है और T1 तक जाता है, और फिर इसके आगे ब्रांचेस बनती हैं, और ये ब्रांचेस बन के कहाँ तक जाती हैं ये भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि इन केस खुदा ना खास्ता अगर ब्रैकियल प्लेक्सस में इंजरी हो जाती है किसी किस्म की, तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये भी आज की वीडियो में है। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके ट्रीटमेंट के ऊपर कि इन केस अगर ब्रैकियल प्लेक्सस का प्रॉब्लम हो जाता है तो उसमें नर्व कंप्रेस हो जाती हैं, तो उसका ट्रीटमेंट फिजिकल थेरेपी में क्या है। तो सबसे पहले अगर आप देखें ब्रैकियल प्लेक्सस को, जैसे मैंने बताया कि एक नेटवर्क है, नर्व्स का एक नेटवर्क है जो सर्वाइकल रीजन में C5 से स्टार्ट होता है। और यानी कि बेसिकली आप ये अगर फर्स्ट रो को देखें तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास C5, यानी कि ये जो बेसिकली रीजन है ये सर्वाइकल वर्टिब्रा 5 है, यानी कि ये बेसिकली नर्व रूट है, ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो ये जो पहला नर्व रूट है इसको हम बोलते हैं C5। और इसी तरह जो सेकंड नर्व रूट आएगा उसको हम बोलेंगे C6, यानी कि ये सर्वाइकल वर्टिब्रा है, बेसिकली सर्वाइकल वर्टिब्रा 6 है जहाँ से ये ओरिजिनेट करेगी। और तीसरे नंबर पे आप ये देख रहे हैं, थर्ड नंबर पे C7 है, यानी कि जो सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 है वहाँ से ये ओरिजिनेट करेगी ब्रांच। और उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारे पास C8 आता है, और लास्ट में हमारे पास आता है थोरेसिक वर्टिब्रा। थोरेसिक वर्टिब्रा के पास से जो पहला वर्टिब्रा है थोरेसिक T1, वहाँ से जो नर्व ओरिजिनेट करेगी उसको हम क्या कहेंगे, T1 कहेंगे। तो बेसिकली अगर देखा जाए इसको सिंपल वर्ड्स में अगर आप याद रखें तो सिंपल वर्ड्स में इसको थंब से आप स्टार्ट लेंगे, यानी कि हम सपोज करते हैं इन नर्व्स को, ब्रैकियल प्लेक्सस को याद करने के लिए, तो बेसिकली जो C5 है उसको आप कंसिडर कर लें थंब। उसके बाद हमारे पास C6 दिस वन, और C7 दिस वन, एंड C8 दिस वन, और जो लास्ट वाली है लिटिल फिंगर वो हमारी T1 होगी। तो ये बेसिकली ये सारे एक जाल बन जाता है ऐसे करके, जिसकी वजह से ये नेटवर्क होता है जो पूरे आगे ब्रांचेस बनाता है बाजू में इन नर्व्स की, और फिर यही नर्व्स जो है हमारी आर्म की मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। तो सबसे पहले तो हमने रूट्स को डिफाइन किया कि इसकी रूट्स कौन सी हैं और कहाँ कहाँ से गुजरती हैं। सेकंड नंबर पे अगर आप देखें तो ये जो रीजन है जिसके ऊपर अभी मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये इसका ट्रंक रीजन कहलाएगा। और अगर इसका जो ट्रंक रीजन है ब्रैकियल प्लेक्सस का, ट्रंक रीजन को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जो सबसे पहला पार्ट है जो सुपीरियरली लोकेटेड होता है इसको हम सुपीरियर ट्रंक कहेंगे, और इसी तरह जो मिडल में है, दरमियान में है, इसको हम मिडिल ट्रंक कहेंगे, और जो लास्ट में हमारे पास आ रहा है इसको हम क्या कहेंगे, इंफीरियर ट्रंक कहेंगे। तो ट्रंक को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया ब्रैकियल प्लेक्सस के। उसके बाद अगर आ जाए ट्रंक के बाद हमारे पास डिविजन्स आ जाती हैं, इसको हम डिवाइड कैसे करते हैं, तो उस हवाले से देखा जाए तो 3 पोजीशंस इसकी एंटीरियर होती हैं और 3 पोजीशंस इसकी पोस्टीरियर होती है। एंटीरियर में
जो 3 पोजीशन होती हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास जो पोजीशन आ रही है दैट इज कॉल्ड द सुपीरियर पोजीशन ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सिस, और उसके बाद जो सेकंड हमारे पास आ रही है दैट इज कॉल्ड द मिडिल पोजीशन ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सिस, और जो थर्ड हमारे पास आ रही है वो इंफीरियर ट्रंक रीजन आ रही है। अब इसके अलावा दूसरी डिवीजन जो हमने देखे 3 पोस्टीरियर डिवीजन देखे हैं, तो पोस्टीरियर डिवीजन में भी हमारे पास 3 इसके पार्ट्स आएंगे। तो पोस्टीरियर डिवीजन में सबसे पहले फिर वही उसी तरह जिस तरह ऊपर हमने किया, सबसे पहले हमारे पास सुपीरियर आ गया, सुपीरियर के बाद हमारे पास मिडल वन आ गया, और लास्ट में हमारे पास क्या आ गया, इन्फीरियर आ गया। तो ये हमने डिविजन्स भी इसकी ब्रैकियल प्लेक्सिस की यहाँ पे कर दी। अब डिविजन्स के बाद जो अगला पार्ट आता है ब्रैकियल प्लेक्सिस का वो आता है कॉर्ड्स का, यानी कि इसको सिंपल वर्ड्स में स्पाइनल कॉर्ड का जो रीजन होता है कॉर्ड्स का, तो उसको हम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे जो पास पार्ट आता है दैट इज कॉल्ड द लेटरल पार्ट, यानी कि लेटरल पार्ट कौन सा होता है, बेसिकली आउटर पार्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, लेटरल पार्ट कहते हैं। और फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे जो हमारे पास पार्ट आता है वो मीडियन पार्ट होता है, मीडियन मीन्स जो मिडिल पार्ट होता है। और थर्ड नंबर पे हमारे पास पोस्टीरियर पार्ट आ जाता है जो बैक साइड पे होता है। तो ये बेसिकली 3 पार्ट्स हैं कॉर्ड के, जो बेसिकली 3 पार्ट्स हैं उसमें सबसे पहले नंबर पे हमने डिस्कस किया लेटरल पार्ट, सेकंड नंबर पे मीडियन पार्ट, और थर्ड नंबर पे हमने डिस्कस किया पोस्टीरियर पार्ट। तो बेसिकली यहाँ पे हमने नर्व रूट डिस्कस कर लिया, उसके ट्रंक रीजन्स को डिस्कस कर लिया, फिर उसकी डिविजन्स को डिस्कस किया ब्रैकियल प्लेक्सिस के, और फिर हमने कॉर्ड्स को डिस्कस किया ब्रैकियल प्लेक्सिस के। अब ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद जो अगला मरहला आता है वो ब्रांचेस का आता है, कि यानी कि बेसिकली जहाँ से ये नर्व रूट स्टार्ट होता है, इस नर्व रूट के स्टार्ट होने के साथ साथ ये सारे मराहल से गुजरती है, तो आखिर में हमारे पास जो आउटकम आता है ब्रैकियल प्लेक्सिस का, यानी कि जो ब्रांचेस आती हैं वो कौन कौन सी आती हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आप यहाँ पे अगर देखें तो बेसिकली मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व आती है, जो बेसिकली पेक्टोरलिस माइनर, यानी कि जो पेक्टोरल रीजन आपका होता है वहाँ से ओरिजिनेट करती है ये। और मस्कुलोक्यूटेनियस के बाद फिर जो सेकंड ब्रांच हमारे पास आती है एक्सिलरी नर्व की आती है, एक्सिला, एक्सिलरी से निकला है, तो एक्सिला बेसिकली आर्मपिट का रीजन होती है, तो वहाँ से जो नर्व पास होगी दैट इज कॉल्ड एक्सिलरी नर्व। तो एक्सिलरी नर्व के बाद फिर हमारे पास 3 नर्व्स और आती हैं, उसमें अगर देखा जाए तो पहले नंबर पे यहाँ पे हमें क्या दिखाई देगी, रेडियल नर्व, यानी कि बेसिकली जो रेडियल साइड पे, जो रेडियल बोन की साइड पे जो नर्व होगी उसको हम क्या कहेंगे, रेडियल नर्व कहेंगे। रेडियल नर्व के बाद हमारे पास मीडियन नर्व आती है, मीडियन नर्व जो बाजू के बिल्कुल मिडल में होती है, और फिर यहाँ तक आपके जो बेसिकली पाम है यहाँ तक आती है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास यहाँ पे जो नर्व आती है दैट इज़ कॉल्ड द अल्नर नर्व, जो बेसिकली अल्ना बोन के साइड पे होती है, और दैट्स वाई इसको अल्नर नर्व कहते हैं। तो हमारे पास जो बेसिकली इसकी ब्रांचेस हमारे पास आई, यानी कि इस ब्रैकियल प्लेक्सिस की जो डिवीजन होके ब्रांचेस हमारे पास बनी, सबसे पहले नंबर पे मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व आई, सेकंड नंबर पे एक्सिलरी नर्व आई, थर्ड नंबर पे हमारे पास रेडियल नर्व आई, रेडियल के बाद फोर्थ नंबर पे हमारे पास मीडियन नर्व आई, और फिफ्थ नंबर पे हमारे पास अल्नर नर्व आई। तो ये बेसिकली 5 ब्रांचेस हैं इसकी ब्रैकियल प्लेक्सिस की। अब यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिया इसका बेसिकली रूट भी डिस्कस कर लिया, ट्रंक रीजन भी डिस्कस कर लिया, इसकी पोजीशंस भी, इंफीरियर डिविजन्स भी हमने डिस्कस कर ली। डिविजन्स के बाद इसका जो कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसकी जो पोजीशंस हैं वो भी हमने डिस्कस कर ली, और फिर आखिर में हमने इसकी जो ब्रांचेस है वो भी सारी डिस्कस कर ली। अब ये ब्रांचेस डिस्कस करने के बाद फिर जो अगला पार्ट हमारे पास आएगा वो बेसिकली इंजरी का आएगा। देखें सबसे पहले तो जो मैंने इसका फंक्शन आपको बताया कि बेसिकली जो ब्रैकियल प्लेक्सिस है इसका बेसिक फंक्शन क्या है, बेसिक फंक्शन इसका क्या है, हमारे आर्म की मूवमेंट, यानी कि जो बाजू की मूवमेंट है वो कंट्रोल करता है ब्रैकियल प्लेक्सिस, और दूसरा ब्रेन से जो सिग्नल्स होते हैं वो बेसिकली मूव करना,
और उस सिग्नल्स की वजह से हम बाजू को मूव करते हैं। तो इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। अब इंजरी के हवाले से देखा जाए तो ब्रैकियल प्लेक्सिस का जो इंजरी है वो कौन कौन किस किस सूरत में हो सकती है। सबसे पहले तो एक्सीडेंटल इंजरी है, खुदा ना खास्ता अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो वो अगर इस एरिया में दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, कोई इंजरी आती है तो उसकी वजह से जो ब्रैकियल प्लेक्सस है वो टोर्न हो जाएगा, वो रप्चर हो जाएगा और उसके रप्चर होने की वजह से नर्व्स डैमेज होगी। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो आती है इंजरी वो प्लेयर्स की इंजरी आती है। प्लेयर्स में जो स्पोर्ट्समैन जो होते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें फुटबॉल के प्लेयर्स हो गए, वो जब एक दूसरे से कोलिजन उनका होता है, एक दूसरे से जब टकराव होता है अनजाने में पूरी फोर्स के साथ, तो उसमें भी ब्रैकियल प्लेक्सस है उसके सप्रेस होने का ख़तरा होता है। फिर इसी तरह क्रिकेटर्स हैं, अगर वो डाइव करते हैं उस डाइव के दौरान अगर इस एरिया में प्रेशर आ जाता है सर्वाइकल प्लेक्सस के ऊपर तो फिर भी वो डैमेज हो सकता है। और इसी तरह अगर देखा जाए ये जो सारी कंडीशंस हैं इसमें अगर ब्रैकियल प्लेक्सस डैमेज होगा तो नर्व क्या हो जाएंगी, सप्रेस हो जाएंगी, और जब नर्व सप्रेस होंगी तो बाजू के अंदर जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएगी, आस्ता आस्ता नमनेस आना होनी शुरू हो जाएगी, बाजू जो है सुन होना शुरू हो जाएगा, उसमें पेन रेडिएट करना शुरू हो जाएगी और टिंगलिंग बेसिकली सेंसेशंस, और इवन ये कि जो कभी होती है वो भी बाज़ का नर्व की वीकनेस से शुरू हो जाती है। तो ये बेसिकली सारी चीज़ें थी जो इसमें हमने इंजरी में डिस्कस की। अब इंजरी में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अब इंजरी में बाय बर्थ भी हो सकता है, यानी कि वो बेबी जो न्यू बॉर्न होते हैं वो भी ब्रैकियल प्लेक्सस का बेसिकली शिकार हो जाते हैं, उसकी बेसिकली प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं, सप्रेस हो जाते हैं उनके ब्रैकियल प्लेक्सस। वो कैसे होते हैं? अब फॉर एग्जांपल जैसे कि बेबी बर्थ हो रही होती है तो उस बर्थ के दौरान जब प्रेशर बच्चे के ऊपर पड़ता है उसको एक्सपेल करने के लिए, तो उसका जो बेसिकली सर्वाइकल रीजन होता है उसके ऊपर जब प्रेशर आता है तो उस प्रेशर की वजह से उसकी जो सर्वाइकल नर्व्स हैं और जो इसकी बेसिकली ब्रैकियल प्लेक्सस की जो नर्व्स है, जो रूट है, वो सप्रेस होता है। जब वो सप्रेस होता है तो जो आर्म है शोल्डर से लेकर हैंड तक ये सारा जो है वो पैरालाइज हो जाता है, पार्शली पैरालाइज हो जाता है। फिर उसके बाद उसको ज़रूरत पड़ती है ट्रीटमेंट की ऑफ एंड ऑन, तो उसके बाद फिर प्रॉब्लम होता है। और इन केस अब ये जो ब्रैकियल प्लेक्सस है जो हमने डिस्कस किया, ब्रैकियल प्लेक्सस को अगर हम शुरू में इग्नोर करेंगे, फॉर एग्जांपल बाजू में पेन हुआ तो हमने कहा जी कोई हम एनाल्जेसिक ले लेते हैं उससे ठीक हो जाएगा, लेकिन उससे भी वक्ती तौर पर ठीक नहीं होता, तो प्रॉब्लम बढ़ता जाता है और इवन ये कि मंथ्स गुजर जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा इफ़ेक्ट, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आएगा वो डिसेबिलिटी की सूरत में आएगा कि बाजू जो है पूरी तरह डिसेबल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बेसिकली जो मूवमेंट्स होती है वो नर्व्स की वजह से होती है, और जब नर्व्स वीक हो जाएंगी उनमें मूवमेंट नहीं रहेगी, सिग्नल प्रॉब्लम होगा, तो उसकी वजह से मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो पाएगी और बाजू जो है ना वो पैरालाइज कंडीशन की तरफ जाएगा, और जिसकी वजह से परमानेंट डिसेबिलिटी भी हो सकती है इसमें। तो ये तो सारी चीज़ें थी जो आज हमने ब्रैकियल प्लेक्सस के बारे में डिस्कस की। अब इसके फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में तो अगर हम देखें तो मोस्ट कॉमन एक्सरसाइजेज हैं जिसमें एक्सटेंशन एक्सरसाइज हैं, स्ट्रेचेस एक्सरसाइज हैं, एक्सटेंशन हो गया, फ्लेक्शन हो गया, सुपिनेशन हो गया, प्रोनेशन हो गया, ये सारी, और इसके अलावा शोल्डर मूवमेंट हो गया। फॉर एग्जांपल अब जैसे हमने डिस्कस किया यहाँ पे जो रूट्स आ रही हैं 5 नर्व्स की, अब जो रूट्स आ रही हैं उसमें मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व आ गई, एक्सिलरी नर्व आ गई, रेडियल, अल्नर, मीडियन नर्व आ गई। ये जितनी भी नर्व्स हैं ये पास आउट जब शोल्डर के पास होती हैं तो डेफिनेटली इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है आर्म की मूवमेंट के अंदर। तो उसमें अगर हम फिजिकल थेरेपी एक्सरसाइज में इवन ये कि फ्रोजन शोल्डर से लेकर ब्रैकियल प्लेक्सस का कोई प्रॉब्लम हो, वहाँ से लेकर कोई भी बाजू के पेन का प्रॉब्लम हो, पेन रेडिएट कर रही हो किसी वजह से भी, नर्व के कंप्रेशन की वजह से, तो उसमें हमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक्सरसाइज है दैट इज़ कॉल्ड बॉलिंग, यानी कि बेसिकली जो आप बाजू को स्विंग देते हैं, यानी बाजू को आपने पूरा 90 के एंगल पे स्विंग देना है। जब ऐसे 90 के एंगल पे आप बाजू को स्विंग देंगे जस्ट 40 to 50 टाइम्स क्लॉकवाइज और फिर 40 to 50 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, तो डेफिनेटली जो रूट्स है
सर्वाइकल प्लेक्सस का, वो बेसिकली क्या होगा, उसके ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा और उसके अंदर इन केस अगर कंप्रेस होने की वजह से, नर्व्स कंप्रेस होने की वजह से स्वेलिंग है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। और अगर फ्रोज़न शोल्डर है या सर्वाइकल बेसिकली ब्रैकल प्लेक्सस की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम है या किसी भी नर्व इंजरी की वजह से कोई प्रॉब्लम है तो वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिकली इसकी फिजियोथेरेपी थेरेपी ट्रीटमेंट है। और अगर मॉडलिटीज़ वगैरह को देखें कि इसमें फिजियोथेरेपी के हवाले से मॉडलिटीज़ कौन सी यूज़ हो सकती हैं, मॉडलिटीज़ तो इसमें सबसे पहले इंफ्रारेड हो गया, फिर उसके बाद मसाजर हो गया, फेशियल गन मसाजर आप यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है दैट इज़ टेंस मशीन ट्रांसक्यूटेनियस नर्व स्टिमुलेटर, जो बेसिकली नर्व्स को स्टिमुलेट करती है, वो आप यूज़ करेंगे कहाँ पे, जो बेसिकली रूट है, जो हमने इस रूट को डिफाइन किया है C5 C6 C7 C8 और T1, ये जो रूट है इसको आप सबसे पहले यहाँ पे वो लगाएंगे और उसके बाद फिर जो ब्रांचेस आ जाती हैं इसकी एक्सिलरी नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, रेडियल अल्नर, इन नर्व्स के ऊपर लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसका एक अच्छा इफेक्ट आएगा। तो ये था आज का टॉपिक। डेफिनेटली उम्मीद है आपको पसंद आया होगा इसका, जितनी भी इंफॉर्मेशन है इससे रिलेटेड। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।